चलो थोड़ा पिछले क्लास का रिवीजन करा दो, है ना। सिंपल क्यूबिक में z बराबर कितना, हाँ, एटम कहाँ कहाँ पे होता है, सारे कॉर्नर पे। किसके अलाउंग कॉन्टैक्ट में होता है, एज के अलाउंग। रिलेशन क्या आता है, ए इज इक्वल टू 2 आता है। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था, 52%। डेंसिटी का इक्वेशन क्या होगा, 1 इंटू मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, चाहे 1 इंटू एम बाई एन ए डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 6, याद रखा करो। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 6 आता है। बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, और एफसीसी में कितना आता है, 12 आता है, याद है। एफसीसी में एटम कहाँ कहाँ होता है, कॉर्नर पे और फेस पे, फेस सेंटर पे। कहाँ पे, फेस सेंटर पे, ठीक है। कौन सा लैटिस बोलते हैं उसको, एबीसी 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 टाइप, है ना। अरेंजमेंट कौन सा होता है, एबीसी 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 टाइप। सीसीपी किसे बोलते हैं, सीसीपी किसका दूसरा नाम है, एफसीसी का ही। सीसीपी का फुल फॉर्म क्या था, बोलो, हाँ, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, है ना। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि उसमें पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। कितना आता है, 74%। जेड कितना आता है, एफसीसी में जेड कितना था, 4। कैसे आया था, हाँ, 1/8 इंटू 8, वहाँ से 1 आया, प्लस हाफ इंटू बराबर हाफ इंटू 6 की, तो वहाँ से 3 आया, 3 और 1 4 हो गया। डन यहाँ तक, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन कितना था, 74%, ऑलरेडी तुमने बोल दिया। किसके अलाउंग कॉन्टैक्ट में होता है एटम, एफसीसी में फेस डायगोनल के अलाउंग, ठीक है। बीसीसी में जेड कितना, 2 होता है। एटम कहाँ कहाँ होता है, कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे, सही है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 68%, चाहे 0.68 बोल सकते हैं ना, ठीक है। डन हो गया सारा, हो गया ना। शीट निकालो जरा, चलिए निकालिए, तो निकाल लिए। पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 निकाले, बोलो बच्चों। पेज नंबर 16 का सवाल नंबर 1, पेज नंबर 16 का सवाल नंबर 1, जल्दी से पढ़ा जाए और पढ़ के ही बताओ आंसर क्या होगा। बोल रहा है क्यूबिक सॉलिड है, मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। एक सॉलिड है जिसमें ए और बी है। एटम बी जो है वो कॉर्नर पे है, एटम बी जो है वो कहाँ पे है, तो बी कितना होगा, 8 होगा। इफेक्टिवली कितना होगा, 1 ही होगा ना, 1/8 इंटू 8, 1 आया, ठीक। और ए जो है बॉडी सेंटर पे है, तो ए भी कितना होगा, इफेक्टिवली 1 ही होगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, ए भी आएगा। आ गया समझ में, बोलो बच्चों, ठीक। अगला पढ़िए। तो एक कंपाउंड है गोल्ड और कॉपर का, है ना, क्रिस्टलाइजेज इन ए क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक में ही है, इन विच गोल्ड ऑक्यूपाई दैट लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। गोल्ड फिर से कॉर्नर पे है, तो गोल्ड कितना, 1 होगा। कॉपर जो है वो जो भी फेस है उसके सेंटर पे है, हर फेस के सेंटर पे 3 आएगा, हाफ इंटू 6, 3 आएगा। यानी फॉर्मूला क्या होगा, गोल्ड का फॉर्मूला AU, कॉपर का CU, क्या आएगा, Cu3AU आएगा, Cu3। डन यहाँ तक, आवाज़ नहीं आया, ठीक है। उसका आगे 3 4 5 अभी नहीं पड़ेगा। आ जाइए आगे आप लोग सवाल नंबर 7 में, सवाल नंबर 7 में पढ़ो तो। अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिफॉर्म स्फेयर्स हैज़ अ एज लेंथ ऑफ 534 पिकोमीटर। एज लेंथ ए हमें दे दिया, बोलो। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ए स्फेयर, रेडियस पूछ रहा है। इफ इट इज सिंपल क्यूबिक लैटिस, कौन सा रिलेशन, ए इज इक्वल टू बीसीसी लैटिस, √3 बराबर 4r, और एफसीसी लैटिस, हाँ, चाहे ए बराबर 2√2r। डन यहाँ तक, हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि डायमंड का डेंसिटी बताइए, डेंसिटी पूछ रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर में है, डायमंड फेस सेंटर्ड में है, तो जेड कितना आएगा, 4 आएगा।
जेड कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी कर दिया। आगे बढ़ो, बोल रहा है विथ 2 एटम्स पर लैटिस पॉइंट। हर लैटिस पॉइंट पे एक नहीं बल्कि 2 एटम है, तो हर लैटिस पे एक एटम जब होता था तो जेड 4 आता था, तो प्रत्येक लैटिस पॉइंट पे अब 2 होगा तो जेड कितना आएगा। समझ में आ गया। एक्सप्रेशन जल्दी से लिखो तो इसका डेंसिटी का, इसका डेंसिटी का एक्सप्रेशन जल्दी से लिखो। तुम्हारा आंसर आना चाहिए किस में, ग्राम पर सीसी में। किस में आना चाहिए, ग्राम पर सीसी में। ठीक है, रिलेशन पता है ना, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या, चाहे -8 सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर चाहे सेंटीमीटर, बोलो पिकोमीटर में क्या होगा 10⁻⁻12 नैनोमीटर, सॉरी नैनोमीटर नहीं मीटर, और सेंटीमीटर कितना -10 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन में बहुत काम आता है। जल्दी से एक्सप्रेशन लिख दो तो इस सवाल का, क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्रेशन बस लिखना है। हो गया, चलो बोला जाए। D बराबर क्या होता है बच्चों, Z इंटू M/Na इंटू क्या, Z कितना है, डायमंड का मोलर मास कितना 12, एवोगैड्रो नंबर कितना 23, और हमें एज लेंथ दिया है 3.569, यही है ना 3.569, लेकिन ये किस में है, एंगस्ट्रॉन में, हमें चाहिए सेंटीमीटर में, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें 10⁻⁸ से, और ऊपर में क्यूब आ जाएगा। आ गया समझ में सबको, बस इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। किस यूनिट में आएगा आंसर, ग्राम पर सीसी में, क्योंकि मोलर मास ग्राम पर मोल में है और इसे हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। तो यही छोटा छोटा सवाल होता है, एक बार में तुम्हारा एक्सप्रेशन निकल के चला आएगा। ठीक है, चलिए पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 सेम पेज, पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 12। जेनन क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। जेड आ गया कितना, आवाज़ नहीं आया 4, एज दिया हुआ है 620 पिकोमीटर, ए मिल गया हमें, तो बोल रहा है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस से क्या होगा। एफसीसी में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस नहीं लिखवाया था ना, निकालो तो पेज निकालो पीछे। एफसीसी में ध्यान से देखो, डायग्राम को ध्यान से देखो, कॉर्नर वाले के सबसे नज़दीक का एटम क्या जो फेस सेंटर पे एटम है वो है क्या, दूसरा सबसे नज़दीक का कहाँ है, एज के अलोंग, एज के अलोंग होगा ना। लिखो एफसीसी में नीचे लिखो, जगह खाली है तो एफसीसी में नीचे लिखो, एफसीसी में नीचे लिखो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बराबर, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बराबर, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बराबर लिखो, यहाँ लिख लो, हाँ ऊपर लिख लो, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है ना, इन एफसीसी बराबर, चाहे एफसीसी में ही लिख रहे हो तो बराबर सीधे कर दो, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बराबर कितना, फेस डायगोनल, फेस सेंटर पे जो एटम है कॉर्नर वाले से वही ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, पूरा डायगोनल कितना था √2a, तो उसका आधा कितना होगा √2a/2, यानी a/√2 होगा, इज इक्वल टू a/√2, a/√2 इज इक्वल टू 2r, क्योंकि ये दोनों तो कांटेक्ट में होगा ना, तो ये 2r के भी इक्वल होगा। सारा का सारा 2r के इक्वल नहीं होता, जो कांटेक्ट में रहेगा बस वही 2r के इक्वल होता है। हो गया ना। अगला लिखो नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बराबर, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बराबर, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बराबर कितना, डायग्राम देखो, कॉर्नर वाले के सबसे नज़दीक वाला फेस सेंटर पे है, दूसरा सबसे नज़दीक का एज के अलोंग है, क्या एज के अलोंग है, लिखो a इक्वल टू a, अब हो जाएगा। चलिए आइए तो 12 नंबर पे फिर से कह रहा, जेनन क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, जेनन क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस एंड द एज ऑफ यूनिट सेल इज 620 पिकोमीटर, व्हाट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, a/√2 होगा, हो गया खत्म। बोल रहा है कि रेडियस क्या होगा, तो a/√2 बराबर 2r, r निकल गया, आया समझ में, मुश्किल है चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 15 में करा गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड, 4 आ गया z, लेंथ एज लेंथ दिया हुआ है 407, डेंसिटी पूछ रहा है, सेम यही सवाल हो जाएगा,
बस 8 की जगह 4 आएगा। एज लेंथ जो दिया है वो हम इस्तेमाल करेंगे, हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, पढ़ो और जल्दी से इसका एक्सप्रेशन लिखो। तो कौन सा सवाल था? 17। देखो 17 में डेंसिटी बराबर बेसिक फार्मूला क्या था, z, तो z कितना आएगा 4 आएगा। और यहाँ था मास ऑफ वन एटम जिसे हम m/n लिखते थे, तो एक एटम का मास तो इसमें डायरेक्ट आ जाएगा इस सवाल में। कैसे? इसमें बोल रहा है कि 24 × 10⁻23 एटम्स का मास दिया है 200 ग्राम, तो एक एटम का मास होगा 24 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 200 आएगा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यही मास ऑफ वन एटम है। डन यहाँ तक? बोलो। इन उल्टा हो गया, सीधा कर लो। 200/24 × 10⁻23। तो इनफैक्ट यही हमारा m/na है। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, m/na है। नीचे में क्या आएगा, a क्यू आएगा, यानी क्या लिखा जाए 200 × पिकोमीटर में है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए -10 का होल क्यूब। आ गया समझ में? कौन सा यूनिट पे आया, ग्राम पर सीसी। कमांड हो गया इस पे भी। इस तरह का सवाल देगा, नहीं फंसोगे? ठीक है, चलो 18 नंबर, बस पढ़ दो सवाल, बोलो हो जाएगा क्या। हो जाएगा, लेकिन इसमें तो रेडियस दिया है, एज लेंथ तो दिया नहीं है। कौन सा रिलेशन, a बराबर 2√2r, याद रखो a बराबर FCC में a बराबर 2√2r लगाकर हम a निकाल लेंगे, है ना। चाहे सीधे a के जगह पे 2√2r का क्यूब पुट ही कर देंगे, r का वैल्यू फिर पुट कर दोगे और FCC दिया हुआ है Z4 हो जाएगा। हो जाएगा 18 नंबर। ठीक है, 18 हो गया, 17 हो गया, 15 हो गया ना, 15 हो गया। पिछले पेज में आओ, पेज नंबर 9, पेज नंबर 16 का ही, सॉरी पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 9 निकाले, पढ़ो तो। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इनटू अ स्ट्रक्चर विच मे बी डिस्क्राइब्ड बाय अ क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल। क्यूबिक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। हैविंग वन एटम ऑन ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर पे कितना एटम, वहाँ से कितना कंट्रीब्यूशन आया 1 का, एंड 2 एटम्स ऑन वन ऑफ इट्स बॉडी डायगोनल, इसके किसी एक बॉडी डायगोनल पे 2 एटम है। ऐसा तो बोला नहीं है प्रत्येक पे है, क्या बोला है, वन ऑफ इट्स बॉडी डायगोनल, जितना इसका बॉडी डायगोनल है उसमें से एक पे कितना एटम है, तो Z कितना हो गया, जल्दी बोलो। बिल्कुल सही, कॉर्नर से एक का कंट्रीब्यूशन आया और बॉडी डायगोनल तो पूरा अंदर होता है, वहां से 2 आया, 2 और 1 3, Z आ गया हमारा। आए क्या बोल रहा है, अगर वॉल्यूम इस यूनिट सेल का 24 × 10⁻24 है, ठीक है, तो हमें AQ दे दिया एक तरह से, वॉल्यूम अगर दे दिया तो, और डेंसिटी भी दिया हुआ है, डेंसिटी दे दिया। अब ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को, डेंसिटी दे दिया, Z दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, ऑब्वियसली मोलर मास पूछेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, क्या मोलर मास निकल जाएगा? चलो मान लो मोलर मास निकल गया, लेकिन मोलर मास लिखा नहीं है कि मोलर मास हम पूछ रहे हैं, लेकिन मोलर मास हमारा निकल तो गया। आए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 200 ग्राम। तो मोल कॉन्सेप्ट का सवाल हो गया। अब एक बार मोलर मास निकल गया तो मास बाई मोलर मास करके मोल निकाल लोगे, और मोल अगर आ गया उसको एवोगाड्रो नंबर से गुना करोगे, नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। क्लियर हो गया? एक्सप्रेशन लिख सकते हो, जल्दी से लिख दो। हो गया बच्चों? क्या आएगा, क्या लिखा जाए एक्सप्रेशन, 7.2 इज इक्वल टू 3 × मोलर मास डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻23, एन से डिवाइड कर दिए, है ना। और वॉल्यूम कितना, 24 × 10⁻24। बहुत आराम से निकल जाएगा, सारा नंबर कटने वाला है। मोलर मास निकल गया, कितना आया, निकाले हो? कोई बात नहीं, निकल जाएगा ना, बोलो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो शुरू में जब सवाल करा जाता है ना, तो पहले उस पर कमांड किया जाता है
समझ में आया? शॉर्टकट्स हम बाद में ढूंढते हैं। क्लियर हुआ है ना? अभी और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो तुमको तो ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, हम यही चीज़ दिमाग में कर लेंगे। बता रही है समझ में? ठीक है, खैर मोलर मास निकल गया। हमारा आंसर क्या होगा? 200 डिवाइडेड बाई m इंटू क्या? इंटू एन है। तो यहाँ पे एन को एन ही छोड़ दो, जल्दी में करना है तो इसको m बाई एन को m को एन के टर्म में ले आओ, यहाँ वैल्यू पुट करोगे एन अपने आप कैंसिल हो जाएगा ना? ठीक है, तो अब तक जितना पढ़े हो उस पर तुम लोगों को सवाल करना आ गया। बढ़ते हैं आगे। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हमारा खत्म हो गया। क्यूबिक में 3 था, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, तीनों खत्म हो गया। अब देखो, याद है क्लोजेस्ट पैकिंग कल दिखाया था ना? एफसीसी में 2 एटम के बाद तीसरा एटम कहाँ रखा जाता है? एटम के ऊपर या गड्ढे में? गड्ढे में रखा जाता है। तो आज हम क्लोजेस्ट पैकिंग को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम एक क्लोजेस्ट पैकिंग पढ़ चुके हैं जो कि क्यूबिक में होता है, सीसीपी नाम है उसका, पिछले क्लास में देखे थे। आज हम देखेंगे कौन सा, 6ठे नंबर पे कौन सा था? हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, है ना? हेक्सागोनल, उसका पूरा नाम होता है हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। उसका भी तुम पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे तो वही सेम आ जाएगा 0.74 चाहे 74%। तो जितना जैसा पैकिंग एफसीसी में होता है एग्जैक्ट वही पैकिंग किस में होता है? हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग में भी होता है। ठीक है, तो हम क्लोजेस्ट पैकिंग से शुरुआत करेंगे, दिखाएंगे 21 सिचुएशन में एफसीसी आता है, 21 सिचुएशन में एचसीपी आता है। एचसीपी यानी हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, एफसीसी हमारा पढ़ा हुआ है ना? तो उसमें बस हम डिज़ाइन को लाएंगे और उसके बाद का पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। किस डिस्कशन को हम कैरी करेंगे? एचसीपी वाले डिस्कशन को हम कैरी करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, हेडिंग दो क्लोजेस्ट पैकिंग, हेडिंग दो क्लोजेस्ट पैकिंग, हेडिंग दो क्लोजेस्ट पैकिंग। तो क्लोजेस्ट पैकिंग में एटम को हमें रखना है, तो हम पहला एक लेयर रखेंगे, तब ना दूसरा रखेंगे, फिर तीसरा। तो फर्स्ट लेयर में एटम को सबसे क्लोज तुम कैसे रख सकते हो? तो 2 डायमेंशन में 2 तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है, जो कि हम ऑलरेडी एक बार बता चुके हैं 2 डायमेंशन वाले में। एक तो ये है, क्या ये हमारा क्लोजेस्ट पैकिंग है? ये क्लोजेस्ट पैकिंग है? नहीं है। कब ये क्लोजेस्ट पैकिंग होगा? जब इस गड्ढे में एटम को रखोगे, है ना? क्योंकि अभी ये क्लोज नहीं है, ज़्यादा जगह यहाँ पे खाली है। ठीक है, लेकिन अगर आप एटम को यहाँ रखो, यहाँ पे देखो तो आ गया क्लोजेस्ट पैकिंग। बोलो बच्चों, है ना? इसमें ध्यान से देखो, हेक्सागोन बन रहा है, बन रहा है क्या? ठीक है, नीचे लिखो इन 2 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन और इन 2 डायमेंशन और इन ए गिवन लेयर, इन 2 डायमेंशन और इन ए गिवन लेयर, इन ए गिवन लेयर, गिवन लेयर following 2 types of arrangements, following 2 types of arrangements are possible, following 2 types of arrangements are possible, लिख लिए? नोट कर लो जल्दी से दोनों इसके नीचे। हो गया? लिख लिए? ठीक है, अब इन दोनों में से क्लोजेस्ट पैकिंग कौन सा है? लिखो आउट ऑफ दीज टू, लिखो आउट ऑफ दीज टू, आउट ऑफ दीज टू, कमा अरेंजमेंट बी, arrangement B has closest packing, arrangement B has closest packing। तो हम ए को हटा दिए, है ना? अब बी पे काम करते हैं। नीचे एक लाइन छोड़ के एरो देके लिखना है आपको, ध्यान से देखो। तो अपना एक लेयर हो गया, एक लेयर तो हो गया ना। अब इसके ऊपर में दूसरा लेयर रखना होगा, तो दूसरा लेयर भी क्लोजेस्ट अगर रखना है तो ऊपर से एटम कहीं ऊपर रखोगे या फिर से इस गड्ढे में रखोगे? गड्ढे में रखोगे। एक एटम
कितने गड्ढे को हम बोलते हैं वॉइड, क्या बोलते हैं वॉइड। एक एटम कितने वॉइड से घिरा हुआ है, कितने से, 6 वॉइड से घिरा हुआ है। एक एटम कितने से, 6 से। यानी कि इसके ऊपर में, इस एटम के चारों तरफ ऊपर में एटम रखोगे तो 6 एटम रख सकते हो तुम, हाँ तो रख लोगे, 6 आ जाएगा। यहाँ अगर एटम रखोगे यहाँ पे तो ऐसे एटम आएगा ना, तो जैसे ही यहाँ एटम रखोगे क्या फिर यहाँ पे एटम रख पाओगे, नहीं रख पाओगे, इसका तो बाउंड्री चला गया ना, है ना। कहने का मतलब तुम यहाँ अगर रखोगे तो ना यहाँ रख पाओगे ना यहाँ रख पाओगे, फिर तुमको यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ रखोगे तो यहाँ नहीं रख पाओगे, फिर यहाँ रखना पड़ेगा। कहने का मतलब जब भी वॉइड फिल होगा ऊपर में, सारा फिल होना इम्पॉसिबल है, जब भी फिल होगा अल्टरनेट फिल होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो हम एक काम कर रहे हैं, भले ही सारा का सारा सिमेट्रिकल वॉइड है, भले ही जो वॉइड है सारा का सारा सिमिलर नेचर का है, सिमिलर प्रॉपर्टी का है, उसके बावजूद चुनने के तरीके के हिसाब से एक ही तरह का वॉइड है कि 2 तरह का वॉइड है, 2 तरह का है ना। हम एक काम कर रहे हैं, इसको हल्का सा शेडेड कर दिए और इसे हम नाम दे रहे हैं एक्स टाइप का वॉइड, ठीक है। और जिसको हम शेडेड नहीं किए हैं, यानी ये वाला और ये वाला, इन तीनों को हम क्या नाम दे रहे हैं, वाई टाइप ऑफ वॉइड। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक्स टाइप में एटम को भरोगे तो वाई टाइप खाली रह जाएगा, और अगर वाई टाइप में एटम को भरोगे तो एक्स टाइप खाली रह जाएगा, बोल सकते हैं ऐसा। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो ये पहले बनाओ डिज़ाइन नहीं, बस ये वाला मार्क कर दो एक्स टाइप वाई टाइप, उसके बाद हम नीचे लिखवा देंगे। चाहे अगर फिगर तुम्हारा बहुत छोटा है, उसमें नहीं दिख रहा, तो तुमको फिर से बनाना होगा। एक काम करो, पहले एक लाइन लिखो, नीचे लिखो, तो नीचे एरो देकर लाइन लिखो एवरी एटम, लिखो एवरी एटम इन अरेंजमेंट बी, एवरी एटम इन अरेंजमेंट बी इज सराउंडेड बाय 6 other atoms in its own layer, अपने खुद के लेयर में। ऊपर से भी तो सराउंड होगा, नीचे से भी तो सराउंड होगा, लेकिन अपने लेयर में कितने में सराउंडेड है, 6 से। 6 other atoms in its own layer, अपने खुद के लेयर में, सही है। फुल स्टॉप देकर लिखो also it is surrounded by 6 voids, also it is surrounded by 6 voids, also it is surrounded by 6 voids, VOIDS, 6 voids, 6 voids, 6 voids से सराउंडेड है। डन यहाँ तक, ठीक है। These voids लिखो, these voids are similar in nature, these voids are similar in nature, but they are different as per their direction of peak, they are different as per their direction of peak। चुनने के तरीके के हिसाब से क्या है, पिक, PIC के पिक है ना, डायरेक्शन ऑफ पिक। चुनने के तरीके के हिसाब से क्या है, अलग अलग है। डन है यहाँ तक, ठीक है। तो तुम लोग क्या करो, उसके बाद उसके नीचे बनाओ डायग्राम। तो फिर से एकदम एक डायग्राम बना लो, है ना, इसको इग्नोर करो। इसके नीचे में देख लो ध्यान से, पूरा नहीं बनाना है, बस हम उन्हीं को बना रहे हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट है। बस एक एटम के चारों तरफ हम जा रहे हैं, सही है। देखो तो ये हमारा हो गया, ये 6 एटम और इसके बीच में एक है, उसी को हमने बना दिया। और इसमें ये वाला जो वर्ड है, ये वाला, इसे हमने क्या बोला, एक्स टाइप, और इस वाले को क्या बोला हमने, वाई टाइप, है ना। ये वाला जो है ये हल्का शेडेड कर दिया हमने। ये तीनों का तीनों एक्स टाइप है, और जो शेडेड नहीं है वो कौन सा है, वाई टाइप है। उसी में आगे लिखो जहाँ तक लिखे हो, है ना। एज्यूमिंग लिखो, assuming shaded voids, देखो shaded voids are X type, shaded voids
आर एक्स टाइप and remaining words are y type and remaining words are y type। जो बच गया वो y टाइप है। सही है, ठीक है। अब ये फिगर बना लो फिर से, ये वाला। चलिए हो गया ना बच्चों? हाँ, अब देखो, अब इसके ऊपर में हम एटम रखने वाले हैं, तो कहाँ पे एटम रखें, एक्स में रखें या वाई में रखें, तुम्हारी मर्जी। एक्स में लिखो, अगला स्टार, एक लाइन छोड़ो, स्टार देकर लिखो इफ़, है ना। देखो इसे हम बोल रहे हैं लेयर, ऐसे ऐसे कर दो, इसको लिखो लेयर कैपिटल ए, इसे कैपिटल ए लेयर के नाम से जान रहे हैं हम लोग। ये पूरा इन्फिनिटी तक होगा लेयर चारों तरफ, है ना। इस लेयर को, इस प्लेन को हम क्या बोल रहे हैं, लेयर ए। प्लेन है ये, समझ रहे हो ना, है ना। ये देखो इस तरह से एक्सटेंड होता जाएगा, इसे हमने बोल दिया लेयर ए। उसके नीचे स्टार्ट देकर लिखो इफ़, लिखो इफ़ सेकेंड लेयर, लिखो इफ़ सेकेंड लेयर बी, कैपिटल बी, इफ़ सेकेंड लेयर बी इज प्लेस्ड ऑन, if second layer B is placed on X type of words, X type of words। अगर हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर को रखें और किस टाइप ऑफ वर्ड में रखें, X टाइप में। पेन, ठीक है। तो देखो हम एक काम कर रहे हैं, अब इसको मिटा देते हैं, है ना। आइडिया तो लग ही गया ना कौन सा X टाइप है। तुम लोगों को ये डायग्राम फिर से बनाना होगा, हम इसी डायग्राम को एडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक्स में रखना है, यानी शेडेड पार्ट में एटम को रखना है हमें, तो एटम को रखा जाए। तो यहाँ एटम को रखोगे तो उसका बाउंड्री इस गड्ढे से होकर जाएगा, यानी एटम हमारा कुछ ऐसे होगा। फिर यहाँ एटम रखेंगे तो यहाँ रखोगे तो कुछ ऐसे जाएगा, और हम यहाँ पे एटम रखेंगे, ठीक है। 3 एटम, इसको हल्का सा शेडेड कर दिए। तुम लोग पेन को बिल्कुल ऐसे करके, है ना, कर देना ताकि अलग लेयर की तरह दिखे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था, और ये ब्लू वाला जो है वो कौन सा लेयर आया, लेयर बी आया। तो ये सीन बनेगा, आ रहा है यहाँ तक समझ में, ठीक। नोट करो इसको, अलग से ना, वो तो पहले का हो गया। ये पूरा फिगर फिर से बनाओ, हो गया बच्चों, ठीक। अब देखिए, अब हमको लेयर सी रखना है। अब यहाँ समझना, यहीं से सब, है ना, क्लियर हो जाएगा, यहीं से डिवीज़न आ जाएगा। लेयर सी रखने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। फिर से कोई भी आइटम 6 से गिरा होता है, तो ये जो इसके ऊपर में लेयर आ रहा है, इसको भी अगर एक्सटेंड करोगे तो वैसा ही बनेगा ना, क्लियर हुआ। तो अब जब इसके ऊपर में आइटम रखोगे तो या तो तुम इस गड्ढे में आइटम को रखोगे इसमें, नहीं तो इसको एडजेसेंट बगल वाले में, यही सीन होगा ना, ठीक है। अगर हम इस वाले डायग्राम में, बस समझाने के लिए बता रहे हैं, इस वाले डायग्राम में अगर एक्स टाइप में हम आइटम को रखें, ठीक है, ऐसे हम आइटम को रख दिए, थोड़ा और ज़्यादा आइटम रख दो, तो यहाँ भी आइटम रखोगे, ऐसे जाएगा। फिर यहाँ भी एक आइटम आएगा इस तरह से, फिर यहाँ एक आइटम आएगा, फिर यहाँ एक ऐसे आइटम आएगा। तो 6 इस पर भी आ गया। तो यहाँ भी तो एक आइटम कितने से गिरा हुआ है, 6 से। तो फिर से अल्टरनेट फिल होगा, तो ये फिल होगा तो ये नहीं होगा, फिर ये होगा। इसी तरह से कूदते चले जाओ, एक गड्ढे को छोड़ छोड़ के भरते चले जाओ, यही होगा ना। तो हमारे पास कोई भी यहाँ पे 2 लगातार गड्ढा ले लो, तो अगर एक गड्ढा ये है तो दूसरा गड्ढा इसके बगल का या तो ये लोगे या तो ये लोगे या तो ये लोगे, इन्हीं तीनों में से कोई एक लोगे ना, ठीक है। तो अगर हम इस गड्ढे में आइटम को रखते हैं, ध्यान से देखो, इस गड्ढे में ब्लू वाले के ऊपर एक रेड वाला इस गड्ढे में रखते हैं, तो देखो तो ब्लैक वाले के ठीक ऊपर में आएगा क्या, बोलो। तो जो तीसरा लेयर जब ब्लैक वाले के जस्ट ऊपर आ रहा है एक आइटम, तो दूसरा भी इस ब्लैक के ऊपर आएगा, तीसरा भी इस ब्लैक के ऊपर आएगा, सिमेट्री से। कहने का मतलब अगर इस वाले गड्ढे में हम आइटम को रखें तो हमारा लेयर ए रिपीट हो जाएगा क्या, क्लियर हुआ। और ये जो गड्ढा है, ये वाला गड्ढा, ये नया गड्ढा है ना, ये पहले से गड्ढा नहीं था। लेकिन ये जो गड्ढा है ये वाला, ध्यान से देखो, ये वही वाई टाइप वाला गड्ढा है जो ऊपर आ गया है, क्लियर हुआ। पहले जो वाई टाइप था
वही वाई टाइप हम एक्स टाइप में भरे थे ना, तो देखो वाई टाइप के ऊपर अभी भी जगह खाली है। क्लियर है ना? तो इस सेकेंड लेयर बी में दो तरह का गड्ढा है, एक तो वाई टाइप जो पहले था वही गड्ढा ऊपर में आ गया है, और एक नया गड्ढा क्रिएट हुआ है, कौन सा? जेड टाइप का। कौन सा? जेड टाइप का। तो अगर हम इसमें नाम डालें तो ये वाला जो था हमारा, ये तो पहले से वाई टाइप था, और ये एक नया बना कौन सा? जेड टाइप, है ना? लिखो, दिखा दो इसको, डिफरेंट कलर से दिखाना। हाँ, उसी डायग्राम में हो गया। लिखो इन लेयर बी, लिखो इन लेयर बी, इन लेयर बी कॉमा प्रीवियसली अनऑक्युपाइड, previously unoccupied, in layer B previously unoccupied y type of words, unoccupied y type of words, y type of words have been regenerated, have been regenerated also, पूरे शब्द का लिखो also a new type of word, also a new type of word z type is present, also a new type of word z type is present। ठीक है, अब इसके बाद दो केस आएगा। लेयर बी में एटम को रखने का दो तरीका, या तो वाई टाइप में रखो या तो जेड टाइप में रखो। अगर जेड टाइप में रखोगे तो लेयर ए रिपीट हो जाएगा। लेयर ए रिपीट होने का मतलब क्या हुआ? ये जो ब्लैक कलर का जो देख रहे हो, है ना, ये हेक्सागोन बनाएगा ना, वही रिपीट हो जाएगा। तो 6 एटम नीचे 6 एटम ऊपर और बीच में 3 एटम होगा, वही यूनिट सेल होता है, वही हमारा एससीपी होता है। हेक्सागोन दिख गया ना? क्लियर हुआ? लेकिन अगर हम जेड टाइप में एटम को नहीं रख के वाई टाइप में रखें, वाई टाइप में, तो फिर से एक नया लेयर हमको मिलेगा जो कि ना ही ब्लैक के ऊपर है ना ही ब्लू के ऊपर है। अगर यहाँ पे वाई टाइप में ग्रीन कलर का आइटम रखें तो किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो वो न्यू टाइप का लेयर है, सी टाइप का। ए बी सी ए बी सी ए बी सी, क्लोजेस्ट पैकिंग में ए बी सी ए बी सी ए बी सी पढ़े हो क्या? कौन सा होता है? सी सी पी, है ना, एफ सी सी। क्लियर है? तो वो एफ सी सी ही होता है। अगर हम इस टाइप यहाँ पे अगर हम एटम को रखें, जो कि बोर्ड पे दिखाना संभव नहीं है, लेकिन अगर कंप्यूटर में देखते हो ना 3D डायग्राम जनरेट होता है, तो उसमें अगर अलग अलग ये लेयर जो है लंबा सा बड़ा सा दिखा दिया जाए, ब्लू वाला अलग दिखा दिया जाए, और वाई टाइप में एटम को रखोगे, है ना, तो ये पॉसिबल है दिखाना। उसमें यूनिट सेल हमारा एफसीसी का। ठीक है, तुम्हारे बुक में शायद डायग्राम होगा। देखो पेज नंबर 3 में, हाँ पेज नंबर 3 में एक्चुअली बनाया हुआ तो है, लेकिन वो तुम लोगों को दिखेगा नहीं क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में है ना। तुम लोग को पीडीएफ जो मिला होगा उसमें देखना, कलर में उसमें दिखेगा। ठीक है, पेज नंबर 3 में सबसे नीचे सीसीपी दिख रहा है। उसका सबसे पहला डायग्राम जो है वो यही वाला डायग्राम है, बड़ा करके बनाया हुआ है। ठीक है, तीनों लेयर दिखाया हुआ है एबीसी। क्लियर हुआ? और लास्ट वाले को देखो, लास्ट वाले को इसी डिजाइन को कुछ ऐसे रोटेट किया है। ध्यान से देखोगे चौथे डायग्राम को, तो देखो उसमें एक यूनिट सेल दिख रहा है, हमको दिख रहा है। तो कलर वाले में ध्यान से देखना उसको, हो सकता है ध्यान से देखने पे भी क्लियर नहीं हो। हाँ वो नहीं, वो बाउंड्री दिख रहा है, लेकिन ये क्लियर होना कि किस किस आइटम को कनेक्ट करके बना दिया, ये क्लियर हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये तुमको बस ट्रस्ट है ना, उस वाले जोन में तुम लोगों को सीधे सीधे ट्रस्ट कर लेना होगा कि हाँ वही बनता है। क्लियर हुआ? तो इसी डायग्राम को रोटेट कर दिया है, और रोटेट करने के बाद कुछ यूँ मिलाया है कि ध्यान से देखो यहाँ पे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जनरेट हो गया है। क्लियर हुआ? चौथे में, इसके पहले वाला नहीं, इसके पहले वाला तो हम पिछले क्लास में दिखा चुके हैं तुमको। सही है? ठीक है, चलिए तो नीचे लिखो केस 1, इसके नीचे लिखो केस 1। इसके नीचे लिखो केस 1 लिखे। इफ लिखो, इफ थर्ड लेयर इज placed on
if third layer is placed on y type of words, then a new layer C will be generated. Arrangement will be ABC type. Arrangement will be ABC type. Arrangement will be ABC type. लिख लिया है ना. दिस इज देखो, दिस इज सेम स्ट्रक्चर एज FCC और CCP. दिस इज सेम स्ट्रक्चर एज FCC और CCP. FCC में ये क्लोजेस्ट पैकिंग दिखा था ना आप लोगों को, दिखा था ना, लेयर के सहारे, वही सेम चीज़ बन जाएगा. चलो एक लाइन छोड़ो, लिखो केस 2 है ना. ऑलरेडी यहाँ पे लिख देना कि ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग इसको, FCC को. केस 2. अब आ जाओ केस 2 में. केस 2 में लिखो इफ़ थर्ड लेयर is placed on Z type of words. If third layer is placed on Z type of words. लिख लिए. अगर तीसरा लेयर हम किस पे रखें, Z टाइप पे. If third layer is placed on Z type of words, then लिखो then layer A Z टाइप पे रखोगे ऐसे तो ब्लैक वाले के जस्ट ऊपर, then layer A will be repeated. comma arrangement will be AB dot type. type है ना. AB टाइप होगा. क्लियर हुआ है ना. दिस इज कॉल्ड, लिखो, दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग. ब्रैकेट में लिखिएगा HCP. दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग. ब्रैकेट में लिखिएगा HCP. फुल फॉर्म क्या है इसका? हाँ, SCP. तो हम अब इसमें गंदा नहीं करना है, ठीक है, नोट नहीं करना आप तुम लोगों को, बस हम बता देते हैं. अगर तुम एटम रखोगे Z टाइप पे तो देखो तो क्या होगा. यहाँ पे एटम आएगा ऐसे, एक इसके ऊपर आएगा, एक इसके ऊपर आ जाएगा, एक इसके ऊपर आ जाएगा, एक इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर. ये लेयर रिपीट हो गया. तो डिज़ाइन कैसा रहा? बॉटम पे 6 एटम, एक सेंटर में भी एटम है 7 टोटल, ऊपर भी वही, और मिडिल में 3 एटम ट्रैप्ड है. क्लियर हुआ? तो इसी डायग्राम को हम बना रहे हैं, है ना. अगला स्टार देकर लिखो, हेडिंग दे दो हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग. इसी को हमें पढ़ना है डिटेल में. हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग. हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग हो गया. ठीक है, देखो कैसे बनाओगे दिखा देते हैं, समझ लो. पहले एक लाइन खींचे हम, फिर एक लाइन छोड़ के हल्का सा टिल्टेड, इसके जस्ट नीचे नहीं, हल्का सा यहाँ और उसी लेंथ का. तो यहाँ भी यहाँ नहीं, थोड़ा सा आगे चला जाएगा. क्लियर हुआ? ठीक है, ये पहला लाइन है, ये तीसरा लाइन है. ये डायग्राम बनाओ, ये लाइन खींचो. इसके जस्ट नीचे लेकिन थोड़ा सा शिफ्टेड हो गया. देखो बोर्ड पे, अब बीच में एक लाइन छोड़े थे ना, बोलो. तो उस लाइन में इधर कहीं एक पॉइंट लो, इधर कहीं, और इसको मिला दो यहाँ, और ऐसे, और इधर भी मिला दो.
हो गया? बोलो। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इसे नीचे ले जाओ, तुम्हारा मर्जी, जहाँ तक ले जाओ। नीचे में कोई लाइन अगर मिले तो 1-2 लाइन चाहे 3 लाइन छोड़ देना बीच में, और ऐसे मिलाना। रुक जाओ, मिला दोगे ऐसे? फिर यही काम इसके साथ करो, तो ये उतना ही नीचे जाएगा जितना का गैप यहाँ है, यानी यहाँ भी पहला और तीसरा लाइन। बोलो। तो ये नीचे गया, इसको ऐसे मिला देना, बीच में एक लाइन होगा यहाँ भी, ठीक है। इसको ले जाना बीच वाले तक, इसको भी ले जाना बीच वाले तक, और यहाँ मिलेगा ऐसे, बन गया हेक्सागोन। आया समझ में क्या बोले हैं? ठीक है। ऊपर वाले को ले जाओ नीचे तक मिला दो, फिर नीचे वाले को वैसे ले जाओ उसी गैप तक बनाओ। तो क्या था नीचे में, क्या था? 2 3 4 5 6, और एक एटम कहाँ था? बीच में था। तो कोई भी 2 लाइन ऐसे मिला दो, तो यहाँ पे एटम होगा, और ये एटम इन 6 को टच कर रहा होगा। बोलो। ठीक, उसी प्रकार से ऊपर में भी होगा 6 एटम, और इसके ठीक ऊपर में यहाँ भी एक एटम होगा, और बाकी 3 एटम कहाँ पे है? बीच में है। तो अगर एक्सटेंड करें तो इसके ऊपर भी एक हेक्सागोन होगा, तो इसके जस्ट ऊपर में फिर से 3 एटम दिखेगा हमें। बोलो बच्चों, ये कौन सा लेयर? लेयर ए। ये कौन सा? और ये कौन सा? लेयर सी। ये ही रिपीट हो गया। डन यहाँ तक? कोऑर्डिनेशन नंबर साफ हमको दिख रहा है। इस ब्लैक वाले को देखो तो, इसके चारों तरफ 6 आइटम है, ऊपर कितना? ऊपर वाले तीनों के भी टच में होगा ना। ये जो 3 आइटम है, इस 3 आइटम के बीच में जो गड्ढा है, उसी गड्ढे में नहीं रखा हुआ है। बोलो। तो नीचे के 3 को टच करेगा, ऊपर भी 3 को टच करेगा, और अपने खुद के लेयर में कितने को? 6 को। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? आवाज़ नहीं आ रहा? 12 आया। आएगा ही, एफसीसी में जब 12 था। एससीपी वही सेम चीज़ तो है, बस गड्ढा चेंज किया है। तो गड्ढा चेंज करने से एटम कितना कांटेक्ट में है वो चेंज कर जाएगा, या वही रहेगा? अरेंजमेंट तो सेम ही है ना, ओरिएंटेशन थोड़ा अलग है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एससीपी में भी कितना होता है? 12 ही होता है। ठीक है। मान लो हमारा जो एटम है उसका रेडियस आर है, स्मॉल आर। ठीक है। कितना है रेडियस? स्मॉल आर। और ये पूरा लेंथ जो है वो सी के बराबर है। तो आपका सी आ जाएगा 4√2/√3r। समझ गए? अगर सी सवाल में अलग से दिया हुआ है तो जो देगा वही लेकर चलोगे, लेकिन अगर तुम बिल्कुल पैक स्ट्रक्चर बनाते हो, 6 पहले रख दो, उसके ऊपर में 3 रख दो, उसके ऊपर में इसको रख दो, तो ये जो हाइट होता है वो कितना आएगा? 4√2/√3r। याद हो गया? यानी अगर हम तुमसे पूछें कि 2 लगातार लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो क्या आंसर करोगे? ना, 2√2/√3r। हम पूछे 2 लगातार लेयर के बीच का, तो लगातार लेयर ए के बाद बी आएगा ना। बी भी ऐसा ही है, बी भी बिल्कुल यही चीज़ है, लेकिन अगर ये वाला डिज़ाइन यहाँ बनाएंगे ना, तो यहाँ एक दोगे, यहाँ एक दोगे, तो वो बगल के यूनिट सेल में चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, सॉरी लेयर ए यही है। तो हाइट अगर 4√2/√3r है, तो 2 लेयर के बीच का डिस्टेंस, तो ए और बी का देखेंगे हम, तो ए और बी का बीच का डिस्टेंस क्या c/2 होगा? यानी कितना डिस्टेंस आएगा? 2√2/√3r। डन हो गया? पहला और 5वां लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना? पहला और 5वां, ध्यान से देखना, पहला 5वां, पहला दूसरा 1 गैप, तीसरा 2 गैप, चौथा लेयर 3 गैप। यानी जितना लेयर हम लेते हैं गैप एक कम होता है। पहला और दूसरा 2 लेयर लिए तो एक ही बार ना गैप आया, तो पहला 5वां लेंगे तो कितना गैप आएगा? 4 आएगा। और एक गैप का लेंथ कितना है? यानी कितना? 2√2/√3r। तो पहला 5वां के बीच का डिस्टेंस कितना? 4 × 2√2/√3r हो जाएगा। क्लियर हुआ? पहला और 10वां के बीच का डिस्टेंस 9 × 2√2/√3r हो जाएगा। तो एक इसमें ये याद रखना कि जो हाइट होता है वो 4√2/√3r होता है,
और वो याद करके भी बच्चा लोग गलती करता है, क्या बेवकूफ़ी करता है, उसको लगता है कि लेयर के बीच का डिस्टेंस है, वो लेयर के बीच का डिस्टेंस नहीं है, उसका दुगना है, वो लेयर के बीच का डिस्टेंस E/2 होगा। डन हो गया। और दूसरा यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाता है 24√2 r3। क्या हो जाता है 24√2 r3। सही है। डायग्राम बनाओ जल्दी से। तो सी हाइट लिए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट दिख तो रहा है तुमको, एक लेयर एक छोड़ के अल्टरनेट लेयर के बीच का डिस्टेंस हुआ। सी जो है वो अल्टरनेट लेयर के बीच का डिस्टेंस है, एक सिंगल यूनिट सेल का हाइट है वो। तो एक सिंगल यूनिट सेल में किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, पहला दूसरा या पहला तीसरा, पहला तीसरा के बीच का डिस्टेंस है। आएंगे सब में आएंगे फिर से, ठीक है। ये इतना पहले नोट करो, अभी बहुत ही इसमें देखना है, पूरा इसको डिटेल में देखेंगे। हो गया, बड़े आगे। देखो अब एक बात बताओ, ये अपना कॉर्नर का आइटम है ना, ये एंगल 90 डिग्री का है ना, बोलो 90 डिग्री का एंगल है। और इस छत का जो प्लेन है उस पर एक साइड में 180 का एंगल बन सकता है, सॉरी 360 का बन सकता है ना। यही रीज़न है ना कि 4 कमरा बन गया, 90 90 90 90 360, और इसके ऊपर में 4 और 4 4 कितना 8। तो उसी प्रकार से हेक्सागोन को देखोगे तो ये तो 120 डिग्री एंगल होता है। तो अगर एक कमरा हेक्सागोनल होता है तो इस फ्लोर पे कितना कमरा बन पाता, 3 ही बन पाता ना। कौन कौन सा, यही 3 ना। अगर क्रॉस सेक्शन छत को देखे तो ऐसा ही बनेगा ना। तो ये आइटम टोटल कितने यूनिट सेल में कॉमन हुआ, सही आंसर करना। ये आइटम कॉर्नर वाला, ये आइटम कितने यूनिट सेल में कॉमन हुआ, जल्दी बोलो, गलत ही बोलो लेकिन बोलो। 6 बिल्कुल सही है ना। 3 इस लेवल पे, 3 इसके ऊपर में, 3 3 6 हो गया। कहने का मतलब इस आइटम का केवां हिस्सा एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूटेड होगा, 1/6 होगा। क्लियर हुआ। और ऐसा ऐसा कितना आइटम है, 6 ऊपर है 6 नीचे है, 6 6 12। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब देखो फेस सेंटर पे है, तो फेस सेंटर वाला तो 2 में कॉमन होता है, और ऐसा ऐसा 2 आइटम है, तो वहाँ से भी नेट कंट्रीब्यूशन 1 का आएगा, और 3 आइटम पूरा का पूरा साबुत हमारा अंदर है, तो +3 सीधे हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। नीचे लिखो, नीचे लिखो एटम एट द कॉर्नर। तो इसे यहाँ चलो, एटम एट द कॉर्नर, एटम एट द कॉर्नर इज कॉमन, atom at the corner is common in 6 unit cell, is common in 6 unit cell, 6 unit cell लिख लिए। hence contribution of this atom, hence contribution of this atom in 1 unit cell will be, hence contribution of this atom in 1 unit cell, in 1 unit cell will be, in 1 unit cell will be कितना 1/6 है ना, 1/6 लिख दो, will be 1/6, या 1/6 पार्ट लिख दो, 1/6 पार्ट लिख लिया। नीचे आरो देखकर लिखो, एटम, एटम एट दी क्या लिखे, फेस सेंटर या हेक्सागोनल फेस सेंटर। फेस तो दो है ना, ये स्क्वायर भी फेस है और ये हेक्सागोनल फेस है ना। तो लिखो एटम एट दी हेक्सागोनल फेस, एटम एट दी सेंटर ऑफ हेक्सागोनल फेस। देखो एटम एट दी सेंटर ऑफ हेक्सागोनल फेस, एटम एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोनल फेस is common, atom at the center of hexagonal face is common in 2 unit cell, is common in 2 unit cell. Hence contribution of this atom in 1 unit cell will be half. Hence contribution of this atom in 1 unit cell will be half. Hence contribution of this atom in 1 unit cell will be half. Contribution of this atom in 1 unit cell will be half. हो गया। नीचे आरो देखो लिखो, and there are
नीचे एरो देकर लिखो, 23 यहाँ चलाओ। एंड देयर आर 3 एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल। एंड देयर आर 3 एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल। एंड देयर आर 3 एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल। एंड देयर आर 3 एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल। हो गया। नीचे लिखे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल Z बराबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल Z बराबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल Z बराबर। लिखा है? क्या आएगा बच्चों? कॉर्नर से कितना कंट्रीब्यूशन आया? 1/6। ऐसा ऐसा कितना आइटम है? 12 है। फेस सेंटर से हाफ आया और ऐसा ऐसा 2 आइटम है +3, कितना आ गया? Z हमारा 6 आ गया। डन यहाँ तक? ठीक है, नोट करो। Z बराबर 6। देख ही लो आगे, देखो जरा। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? Z 6 इंटू क्या? बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है? 24√2 जो कि हम प्रूफ नहीं किया है, डायरेक्ट याद कराए हैं। सही है ना? प्रूफ करेंगे। प्रूफ हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है ना? लेकिन मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है जेईई एडवांस में उससे रिलेटेड सवाल पूछ ले, है ना? एक बार पैराग्राफ में पूछ लिया था, सीधे हेक्सागोनल में पैराग्राफ दिया था, पूरा फुटा नहीं किया कि आइटम यहाँ यहाँ होता है, सब कुछ लिख दिया। सवाल पूछा था 3, एक सवाल पूछ दिया था वॉल्यूम क्या होगा यूनिट सेल का, सीधे 4 नंबर रटा हुआ होगा, समझ गए? अगला पूछ दिया था यही लेंथ वेन से रिलेटेड, मतलब बिल्कुल एकदम आसान आसान सवाल पूछ दिया था जो तुमको पहले से रटा हुआ है। ठीक है, तो ये इसलिए ये सब चीज़ों को दिमाग में रखा जाता है, इसलिए पहले हम इस चीज़ को बता दिए। प्रूफ किया जाता है इसको भी और उसको भी, लेकिन पहले बता के तुम लोग को रटा दिए, याद रहेगा, प्रूफ अपना होते रहेगा। क्लियर हुआ? कितना आया? 6 × 4 24, 24 कट गया। तो देखो तो ये भी कितना आया? π/3√2। FCC में जाकर देखोगे यही सेम आया था π/3√2। तो इसको भी सॉल्व करोगे, कितना आएगा? 0.74, चाहे क्या? 74%। क्लियर हुआ? डेंसिटी लिखेंगे तो 6 इंटू m/n और 24√2 आपकी आ जाएगा। नोट कर लो, स्टार देकर दोनों को। डेंसिटी वाले में AQ लिख सकते हैं क्या? अब नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब ये क्यूब नहीं है, क्यूब होता तब ना AQ। हो गया ना? लिख लिए? ठीक है, अगला स्टार देकर लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला स्टार देकर लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लिए? तो ध्यान से देखो, कोई भी एक लेयर उठा लो, है ना? लेयर में जो बीच का जो आइटम है, ये बीच का, ये कितनों के कांटेक्ट में है? 6 के, चारों तरफ से 6। लेकिन इसी आइटम के ऊपर ये 3 रखा हुआ है ना, इसी आइटम के ऊपर, इसी आइटम के चारों तरफ 3 गड्ढा, 6 था, तो 6 में से 3 पे हम इसको रखे थे, तो ये तीनों इसको भी तो टच करेगा। तो 3 ऊपर, तो सिमेट्री से 3 नीचे भी होगा। तो 3 3 6 और अपने खुद के लेयर में 6, कितना आया? 12 आया। देखो एनी आइटम, देखो एनी आइटम इज इन कांटेक्ट विथ, एनी आइटम इज इन कांटेक्ट विथ, any atom is in contact with 6 other atoms, any atom is in contact with 6 other atoms, 6 other atoms in its own layer, in its own layer, अपने खुद के लेयर में, in its own layer लिख लिए? 3 atoms in upper layer, 3 atoms in upper layer, 3 atoms in upper layer and 3 atoms in lower layer and 3 atoms in lower layer। हो गया? Hence coordination number in HCP, hence coordination number in HCP is, hence coordination number in HCP is 12, is 12। ठीक है, तो बताओ SCP में Z कितना आया? जल्दी, SCP में Z कितना आया? 6 आया। ठीक है, अल्टरनेट लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना आया? 4√2/√3r, है ना? लगातार लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना आया?
आवाज़ नहीं आ रहा? 2√2/√3 यार, सही है। वॉल्यूम कितना आया? 24√2 आर क्यू आया। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया? 74% आया। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ गया। डन हो गया सारा कुछ, ठीक है। एटम कहाँ कहाँ पे होगा वो सब दिमाग में आ गया, ठीक है। अब देखो प्रूफ करते हैं कि ये लेंथ कैसे आता है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? सरफेस एरिया इनटू हाइट होगा। किसी भी पैरेलल पाइप का वॉल्यूम क्या होता है? सरफेस एरिया इनटू हाइट, है ना। सिलेंडर होता है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वही सेम चीज़ है। कमरे का क्या होता है? सरफेस एरिया, तो एल इंटू बी इंटू हाइट, वही सेम आता है ना। तो हम इसे लिखेंगे सरफेस एरिया इंटू क्या? हाइट। और ये एरिया कितना है? ध्यान से देखो, इसमें टोटल 6 ट्रायंगल है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बोलो। तो सरफेस एरिया कितना आया? 6 इंटू एक ट्रायंगल का एरिया, ये जो एक ट्रायंगल है उसका एरिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है ना। वैसे अगर नहीं करना तो फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2r होगा क्या? तो ये लेंथ कितना होगा? r हो जाएगा। ये कितना आएगा? 2r आएगा। यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 2r, 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो ये कितना? ये हाइट कितना आ गया? √3r आया। और ये भी कितना है? तो बेस कितना हो गया? 2r, हाइट कितना हो गया? √3r। तो उससे भी निकाल सकते हो। उससे अगर निकालोगे तो हाफ इंटू बेस कितना? 2r और √3r, सही है। तो ध्यान से देखो, √3r आया, है ना। मतलब √3/4 इंटू साइड स्क्वायर से भी निकाल सकते हो। हम ये बोलना चाह रहे हैं, देखो कैसे। अगर तुम लिखते √3/4, साइड कितना है? 2r, तो 2r का स्क्वायर कितना होता है? 4r स्क्वायर। 4 से 4 कट जाता। ध्यान से देखो, 2 से 2 अभी भी कट रहा है। तो बचा क्या? √3r स्क्वायर बचा। उस फॉर्मूले से भी कितना आ रहा है? √3r स्क्वायर ही आ रहा है। और इंटू क्या? इंटू सी। सी कहाँ से आया? सी हाइट हो गया, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आया? 2 से 2 कटा, सही है। 6√3r स्क्वायर, सही है। 6√3r स्क्वायर इंटू क्या आया? अगर हमारा सी निकल जाए तो अपना काम हो जाए, सही है। तो सी तो हम लिख चुके हैं, कितना लिखे हैं? 4√2/√3। वैल्यू पुट करके देखो तो 6√3r स्क्वायर इंटू 4√2/√3r। √3 से √3 कट गया, 24 आ गया। 24√2r क्यों आ गया? वही लिखे था ना, वॉल्यूम, ठीक है। कहने का मतलब अगर हम सी इतना प्रूफ कर दें तो हमारा ये वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया, वॉल्यूम निकल जाएगा ना। वॉल्यूम वाला पार्ट हम प्रूफ कर दिए, लेकिन कब? जब हमारा सी इतना होगा तब। डन यहाँ तक? यानी हमारा अब लक्ष्य क्या है? सी को प्रूफ करना, सही है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट लिख लो जल्दी से। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बराबर, जल्दी से लिखना, समय कम है। अगर यूनिट सेल में ये सब लिखना है तो ये सब भी लिख लो, जो 2r √3r सब जो लिखना है। तो यूनिट सेल में अगर 6 ट्रायंगल बनाना है बेस में, बेस एरिया लिखना बच्चों, सरफेस एरिया को बेस एरिया कर देना। बेस एरिया इंटू हाइट। जल्दी 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 करिए। हो गया, लिख लिए, ठीक है। अब इस वॉल्यूम वाले पार्ट को मिटाते हैं। अब हमें निकालना है सी। तो एक बात बताओ, हम इस वाले को, ये 3 एटम और इसी के ठीक ऊपर में ये रखा हुआ है ना, 1 2 3, और इसके ऊपर में चौथा ऐसे रखा हुआ है। इस डायग्राम को वहाँ बनाएंगे। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये 3 से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका जो सेंट्रोइड है, उस सेंट्रोइड से इस एटम के सेंटर का डिस्टेंस c/2 है। इस फिगर में अब कोई एडिट नहीं करना है, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। जब आधा c/2 है तो ऊपर भी आधा c/2 होगा। तो ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड
और वहाँ से इस ऊपर वाले आइटम का सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, c/2। अब इस डायग्राम को मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अब हम उसी को फिर से बना रहे हैं। तो 3 था, 3 आइटम है, उसके ऊपर में 1 है, तो नीचे का 3 मिलके एक ट्रायंगल बनाएगा क्या, सही है। यहाँ भी आइटम, यहाँ भी आइटम, यहाँ भी आइटम, और तीनों कांटेक्ट में ऐसे, तो ये तीनों साइड 2r लेंथ का होगा। बोलिए तीनों साइड कितना होगा, 2r लेंथ का होगा। अगर हम 2 मीडियन इसमें ड्रॉ कर दें, मीडियन समझते हो ना, 2 मीडियन अगर ड्रॉ कर दे तो ये पॉइंट क्या होगा, सेंट्रॉयड होगा। मेडिकल वालों को समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो ये हमारा सेंट्रॉयड है, और इसके ठीक ऊपर में आइटम इन तीनों के ऊपर में रखा हुआ है, तो उस आइटम को हम ऐसे यहाँ पे ले लिया, कोई दिक्कत। तो ये आइटम जो है इन तीनों पे रखा हुआ है, तो ये आइटम भी इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, और इसको भी टच करेगा, सही है, ठीक है। तो हमारा एक यहाँ आइटम हो गया, इसको हम O दे देते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये जो ऊपर से लाइन ये जो आ रहा है इस बेस पे, क्या ये परपेंडिकुलर होगा, आ रहा है समझ में, ठीक है। ये लेंथ कितना होगा बच्चों, ये भी कितना होगा R। एक काम कर रहे हैं, ABCD कर दो, सेंट्रॉयड को क्या लिख देते हैं, G, ठीक है। अब देखो D से G तक का डिस्टेंस क्या c/2 होगा, क्लियर है, कितना होगा c/2, बहुत बढ़िया। ये AC जो है AC कितना होगा, 2r होगा। अगर AC 2r है, और यहाँ पे एक नाम दे देते हैं E, अगर AC हमारा 2r है तो EC कितना होगा, बोलो। एक काम करें, 90 डिग्री जब राइट साइड में होगा तो लेफ्ट साइड में भी होगा, है ना, सही है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम अगर लिखें ट्रायंगल ACE में, ACE सही है, तो ACE भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ACE में EC कितना है और AC कितना है, तो मीडियन का लेंथ आ जाएगा, क्या आएगा, AE बराबर क्या, √2r का स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी कितना, √3r आया। क्या मैथ में ऐसा पढ़े हो कि सेंट्रॉयड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, पढ़े हो। तो √3r को ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, तो कितना आ गया, 3r/√3 आया। तो A से E तक का लेंथ है 3r/√3, और A से E तक के लेंथ को G डिवाइड करता है 2:1 में, तो हम लिख सकते हैं AG रेशियो GE बराबर 2:1, बोलो। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि AG हो जाएगा 2r/√3 और G हो जाएगा r/√3। 3r/√3 को हम 2:1 में डिवाइड कर दिया, तो देखो तो दोनों जोड़कर 3r/√3 के बराबर आएगा, और दोनों का रेशियो भी कितना आ रहा है, 2:2। लेकिन ऐसा करते ही हम लोग को AG मिल गया, और AG मिलते ही सवाल हमारा ब्रेक हो गया। आप ट्रायंगल ले लो DAG, कौन सा ट्रायंगल, DAG। तो DAG में क्या लिख सकते हैं, ये राइट एंगल है, तो DA का स्क्वायर बराबर क्या, AG का स्क्वायर प्लस क्या, हाँ GD का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और DA जो है, D से लेकर A तक का डिस्टेंस क्या 2r है, बोलिए। तो क्या लिखेंगे हम, 4r स्क्वायर। AG कितना आया, 4r स्क्वायर, इसका स्क्वायर ना, 4r स्क्वायर बाई 3 प्लस क्या, GD का स्क्वायर। GD का लेंथ कितना है, c/2, क्या लिख दें, c²/4। बस अब इसको सॉल्व करना है ना। 4r स्क्वायर बाई 3 उधर चला गया, तो कितना आ जाएगा, 1 में से 1/3 गया, 2/3 बचेगा, है ना, 2/3 में से गुना कर दो, तो कितना 8r²/3 आएगा। इधर क्या आ गया, c²/4, क्या कर लेना, लिख के कर लेना, यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से c² कितना आ गया, 4 में 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 32r²/3 आया। तो c बराबर कितना आया, √32r डिवाइडेड बाई √3, 32 को लिख सकते हो 16 गुना 2, 16 का रूट कितना आ गया क्या। और अगर c आ गया हमारा, तो वॉल्यूम ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है।
सही है। मेडिकल में किसी भी काम का ये नहीं है, एकदम काम का नहीं है। नहीं माने तो नोट भी मत करो, ठीक है। जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए, नोट करो। तो नोट करना तुम लोग। आज के लिए इतना ही हो गया। एससीपी समझ में आ गया ना अच्छे से? बोलो।